तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं से होगा, स्टोइकियोमेट्री से होगा। उसका थोड़ा सा रिवीजन सेक्शन हम लेने वाले हैं आज, ठीक है। और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। ये जो आपका वर्ड है, ये पर इस वर्ड को समझ लो आप। इस वर्ड में बेटा हम दो वर्ड को हम देख सकते हैं। एक तो वर्ड है आपका STICHION, ठीक है। और दूसरा वर्ड यहाँ पे आपका मैट्री, स्टूडेंट एंड आपका मैट्री। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, STICHION, ठीक है। इसका मतलब होता है एलिमेंट। एलिमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स, या हम बोल सकते हैं आयंस, ठीक है। पहले इस वर्ड का मीन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व होंगे। इसमें आपका जो मैट्री वर्ड, ठीक है, तो मैट्री वर्ड का बच्चों मीन होता है मेजरमेंट, ठीक है। MEA, ठीक है, मेजरमेंट। अब बच्चों ध्यान से सुनना जरा, हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट एलिमेंट का तो करते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई आयंस का मेजरमेंट नहीं करने वाले। तो जो मेजरमेंट के जो वर्ड है वो एक्चुअली पता है क्या डिफाइन करने वाला है। मेजरमेंट का वर्ड ये है कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट हैं, उन रिएक्टेंट की जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो बच्चों वहां से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो किसी एक कंपाउंड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी क्वेश्चन में। हो सकता है कहीं आपको दो कंपाउंड, एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट के बारे में दिया जाए। हो सकता है दो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। हो सकता है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। तो कम से कम आपको एक प्रोडक्ट या एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, या एक से अधिक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है। और किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा, ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना फॉर्म हो चुका है, या हमारा जो प्रोडक्ट इतना फॉर्म हुआ है तो रिएक्टेंट कितना लिया जाना चाहिए, ठीक है। इस इतने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की इतना मोल्स के लिए, इतना ग्राम के लिए, इतना लीटर के लिए, इतना ml के लिए ना, वॉट एवर, मतलब कितने पार्टिकल्स के लिए, इस तरीके से। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, छोटी सी रिएक्शन, जैसे बच्चों A+B और यहाँ से फॉर्मेशन है C+D। इस रिएक्शन में से A भी आपके रिएक्टेंट है और C और D आपका प्रोडक्ट साइड है, राइट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से आपको दो रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट है। कहीं आपको किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो, हम बताएंगे अभी, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको एक रिएक्टेंट के बारे में या फिर एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या फिर आपको हो सकता है दो रिएक्टेंट के बारे में दे दे, या फिर आपको दो प्रोडक्ट के बारे में दे दे, और फिर किसी एक के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन डिस्कस कर सकता है, या फिर दो के बारे में आपसे पूछ सकता है, तीन के बारे में पूछ सकता है, लेकिन कम से कम एक के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दी जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली ये क्या करता है, ये करता है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। बात समझो, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन ए रिएक्शन। इसका मतलब है स्टोइकियोमेट्री। क्या आपको पहले इस कॉन्सेप्ट का मीन समझ में आया? इस वर्ड का मीन समझ में आया? मैं फिर से एक बार लिख देता हूं यहाँ पे इसका। इट इज द कैलकुलेशन, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ quantity of reactant and product, reactant and product involved in a chemical reaction, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट या बच्चों जो प्रोडक्ट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो उनकी क्वांटिटी का कैलकुलेशन, ठीक है, उनकी क्वांटिटी कैलकुलेशन, उसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। परफेक्ट। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, समझ में आएगा। देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे बच्चों लिया है मैंने N2+H2 एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो आपको पता है हम पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। बेटा मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग नहीं करनी है, बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास कुछ बच्चे पहले भी क्वेश्चन लेके आते थे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के, बहुत ही इजी होते हैं, आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पहले मोल कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपको जो रिएक्शन है ना, उनको उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है ना, वो बहुत जरूरी है, आपको ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा।
तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे आपके इसके 3 मोल्स हो जाएंगे, ये आपके 2 मोल्स हो जाएंगे। तो देखो इसको मैं इस रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूँ कि अगर बच्चों में बोलूं कि यहाँ पे N2 कितना है 1 मोल, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, H2 कितना है 3 और अमोनिया कितना है 2। तो ये जो आपको देख रहे हैं 1 2 3, तो मैं बोल सकता हूँ 1 1 3 2, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं दीज आर द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही क्या है बच्चों, ये आपके हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो अभी मैंने एक वर्ड डिस्कस किया था उसी के मीन से समझते हैं। तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या था, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो इस गिवन केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मुझे कैलकुलेशन करना है, वो कैलकुलेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये 1 दे रखा है, ये 3 निकल के आया, ये 2 निकल के आया, आफ्टर द बैलेंसिंग रिएक्शन को बैलेंस करते नंबर्स निकल के आए। तो इन्हीं नंबर से मुझे क्या करना है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है। तो यही नंबर बच्चों के हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यही बता रहे हैं अगर मैंने 1 मोल N2 यूज किया है, मैंने 3 मोल H2 यूज किया है, तो डेफिनेटली 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दूसरा बोलूं, मैंने 1 मॉलिक्यूल N2 का लिया, मैंने 3 मॉलिक्यूल H2 का लिया, देन फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 1 2 3 की जो मैं बार बार हेल्प ले रहा हूं, यही तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्टोइचोमेट्री का मतलब ही था कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर मैं क्या इसको 1 ग्राम बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको 3 ग्राम, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, क्या मैं इसको 3 ग्राम बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको 2 ग्राम बोल सकता हूँ? बताओ बच्चों, क्या ये करेक्ट होगा? बताओ मुझे, क्या ये करेक्ट होगा? नहीं, ये गलत होगा। तो फिर सही कि मैं ग्राम में लिखना चाहता हूँ। यस खतीजा, मैं ग्राम में लिखना चाहता हूँ। मैंने आपको, हाँ मैं यहाँ पे ग्राम में, ये गलत स्टेटमेंट है, ग्राम ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका 1 मोल हो सकता है, 3 आपके मोल्स हो सकते हैं H2, 2 आपके मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। मैं बोल सकता हूँ 1 मॉलिक्यूल, यस इट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 ना, बोलना सीखो। यहाँ से 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2, देन फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। मैं मोल मॉलिक्यूल्स बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं ग्राम नहीं बोल सकता हूँ। तो ग्राम में कैसे, हाँ लीटर तो मैं बाद में बोलूंगा, तो बट मुझे अगर ग्राम डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? बताओ मुझे। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर मुझे ग्राम डिफाइन करना है N2 नाइट्रोजन के लिए, आपके हाइड्रोजन के लिए और मुझे अमोनिया के लिए, तो मैं ग्राम के टर्म में कैसे लिखूंगा इसे? अरे यार बहुत ही ईजी है, बताओ जल्दी से, ग्राम कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। 1 मोल के अंदर तो डिफाइन करना है 28 ग्राम। इसका ग्राम डिफाइन करो जरा, कितना दे रखा है? 3 इंटू कितना, हाइड्रोजन का 2 होता है, मतलब ये 6 ग्राम हो गया। बात समझ में आ रही है? इसका कितना ग्राम होगा जल्दी से बताओ मुझे? 2 इंटू अमोनिया का 17 होता है मॉलिक्यूलर वेट, कितना हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ। मल्टीप्लाई 34 ग्राम। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे अगर मैं N2 को 28 ग्राम, हाइड्रोजन को मैं 6 ग्राम कंबाइन करता हूं, देन फॉर्मेशन ऑफ 34 ग्राम आपका अमाउंट। समझ में आ गया? क्या आपका यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो है? क्या कंजर्वेशन ऑफ, हाँ वो बिल्कुल वही वही फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल, हम मास को जो हम मास, जो हमारे पास मोल्स आ चुके थे एग्जैक्टली। मोल्स हमारे पास कितने थे इसके बताओ? 1 मोल। इसके मोल्स कितने थे? 3 मोल्स। अमोनिया कितने थे? 2 मोल्स। मोल्स हमारे पास है, तो बताओ मुझे ग्राम निकालना है, तो ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट क्रॉस मल्टीप्लाई, वही फॉर्मूला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? ग्राम इज इक्वल टू आ जाएगा N इंटू मॉलिक्यूलर वेट। वही तो मैंने हर जगह किया है। यहाँ पे 1 इंटू 28 28, यहाँ पे 3 इंटू 2 6, यहाँ पे 2 इंटू 17 34। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा? बताओ मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ तक चीज समझ में आ गई है? ग्राम क्लियर हो चुका है? मैं ऐसे 1 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम नहीं बोल सकता हूँ, वो स्टोइचोमेट्री है। स्टोइचोमेट्री डिफाइन क्या करती है? मोल से मॉलिक्यूल से लीटर या वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम टर्म यूज कर सकता हूँ क्या? N2 कितना, N2 कितना 1 वॉल्यूम, 1 ml बोलो, 1 लीटर बोलो, व्हाट एवर जो भी आपको अच्छा लगता है लीटर के टर्म। ठीक है, 1 वॉल्यूम। यहाँ पे अगर मैं 1 वॉल्यूम N2 का यूज करता हूँ विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2, देन फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बट दिस टर्म इज यूज्ड फॉर गैसेस एट एचटीपी। प्लीज ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मैंने बोला है 1 वॉल्यूम ऑफ N2, आपका 3 वॉल्यूम ऑफ H2 एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। जो मैं वॉल्यूम टर्म यूज कर रहा हूँ, या मैं लीटर टर्म यूज करूंगा, या मैं ml टर्म यूज करूंगा, तो वो बच्चों किस लिए डिफाइन होगा? वो डिफाइन होगा आपके गैसेस के लिए, ओनली फॉर गैसेस, लेकिन एट एचटीपी। ये टर्म ध्यान रखना पड़ेगा, एट एचटीपी। अगर यहाँ पे आपका टेम्परेचर प्रेशर बदल गया बच्चों, एचटीपी वाला नहीं रहा, तो फिर हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी इसे 1 वॉल्यूम नहीं बोलेंगे नाइट्रोजन को, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन को नहीं बोलेंगे, 2 वॉल्यूम अमोनिया को नहीं बोलने वाले हैं। करेक्ट? दिमाग में बैठ गया? बताओ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सभी के दिमाग में बैठ गया?
सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल। इसका जो ग्राम, इसका जो वेट है, बस इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये गलती मत कर देना, ठीक है? यस, बिल्कुल। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कि इसका कैलकुलेशन कितने कितने तरीके से होता है स्टोइचोमेट्री का। देखो, तो इसकी जो कैलकुलेशन बच्चों सबसे पहले होती है बच्चों मोल मेथड से। फर्स्ट होता है बच्चों कैलकुलेशन स्टोइचोमेट्री का अकॉर्डिंग टू मोल मेथड। मोल मेथड के अंदर बच्चों आपको पता है रिएक्शन बैलेंसिंग, रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, दिस इज मस्ट कंडीशन। सेकेंड मेथड मैं आपको बताऊं, दिस इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं POAC मेथड, ठीक है? जिसमें हम लोग पता है क्या करते हैं, जिसमें हम लोग बैलेंसिंग वगैरह पे ध्यान ही रखते हैं। हम लोग यहाँ पे रिएक्शन बैलेंसिंग अगर हो भी जाती है ठीक है, नहीं भी होती है तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक सेंस यूज करना होता है, और उस सेंस से ये समझना होता है कि कौन सा आपका यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा आपका यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है, और उसके बेस पे बहुत बार लोग इस तरीके से इस POC मेथड से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना, ठीक है? आपको नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी कराता है, ठीक है? लेकिन मोल मेथड आपका 100% एक्यूरेट मेथड है, ठीक है? और POAC मेथड कुछ क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कराएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत भी करा देता है, क्योंकि वहां पे ना गैस वर्क काम करता है। तो अगर गैस आपका सही से काम कर गया, IQ सही से काम कर गया, तो आंसर बन जाएगा, नहीं काम किया तो फिर गाड़ी फंस जाएगी। और लास्ट होता है बच्चों आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन इन तीनों में से 2 कॉन्सेप्ट तो आपके बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, फिट बैठते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मोल मेथड, मोल मेथड के अंदर बैलेंसिंग चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी बैलेंसिंग नहीं चाहिए, बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती है। मोल मेथड में बैलेंसिंग चाहिए। स्टोइचोमेट्री निकालने के तरीके अलग अलग, POAC मेथड बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, वहां से आंसर आपको नहीं निकालना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। सभी को समझ में आ गया? बताओ जरा, यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यस, चलो आइए। अब इसके बाद, यस, अब बेटा हम लोग करने वाले हैं इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल लेके आते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? आप लोग आंसर करना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं लेता हूं, यस, फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट HTP या बच्चों NTP, ठीक है? कोई इश्यू नहीं, प्रेशर का होता है, बार और टॉर में आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है और कुछ नहीं, ठीक है? ATM में यूज करते हैं। HTP और NTP ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एंड ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करता हूँ, देखो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट HTP और NTP ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने क्या बोला था बताओ, मैं ये क्वेश्चन आपको सामने आ गया, अब क्या सोचोगे बताओ? पहले क्वेश्चन को सोचो पहले, कि भाई क्वेश्चन में दे रखा है कि मुझे वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, और मैंने हीट करना है 20 ग्राम CaCO3 का। तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन पता है बच्चों, जल्दी से बताओ स्टोइचोमेट्री कैसे अप्लाई करना है। मुझे CaCO3 के बारे में पता है, उसको हीट करना है। तो हम सभी को पता है कि जब हम CaCO3 को हीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सामने आ गया और हम कुछ भी करने बैठ गए, स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बेटा आ रहा है? स्टोइचोमेट्री, जहाँ पे एक कंपाउंड के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, दूसरे के बारे में पूछा गया, बिल्कुल सही। इसको हीट कर दो तो मिलेगा CaO प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड। परफेक्ट, समझ में आ गया? चलो CO2 बच्चों यहाँ पे क्या होगा, CO2 यहाँ पे आपकी गैस होगी, और कैल्शियम ऑक्साइड ना बच्चों सॉलिड होगा, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे गैस और सॉलिड के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में पूछा गया है। क्या CO के बारे में पूछा गया है? नहीं पूछा गया। जिसके बारे में नहीं पूछा गया उस पर ध्यान देने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब सुनो ध्यान से, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो CaCO3, अभी के पहले देखो रिएक्शन पेन में फर्स्ट मेथड से करता हूँ, मोल मेथड से। रिएक्शन हमारी बैलेंस है क्या, पहले ये बताओ? रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी, बिल्कुल। एक कैल्शियम यहाँ पे है, एक कैल्शियम यहाँ पे है। ऑप्शन की बात करो, ऑप्शन 2 और 1 आपका 3 यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में रेक्टेंट में ऑलरेडी दे रखा है। कार्बनिक रिएक्शन मस्ट आपकी बैलेंस है, बिल्कुल। मैं इसको बोल सकता हूँ कि बच्चों 1 मोल आपको यहाँ पे मिल रहा है, परफेक्ट। स्टोइचोमेट्री की मैं हेल्प ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपका 1 आएगा, तो हिडन। CaO की बात करूं तो बच्चों आपका ये भी ऑलरेडी आपको 1 मोल दिख रहा है कॉफिशिएंट यहाँ पे। इसकी बात करेंगे तो यहाँ से आपका कितना दिख रहा है, 1 मोल। कितने बच्चों ने सॉल्व किया है, जरा मैं आंसर चेक करता हूँ। यस, बिल्कुल करेक्ट।
11 ग्राम। 11 ग्राम कितने बच्चों ने किया है? नहीं नहीं नहीं, 11 ग्राम नहीं, 11 ग्राम नहीं आने वाला, 11 ग्राम नहीं आने वाला। थोड़ा और दिमाग लगाओ। 11 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो वैल्यूज ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे जो CO2 है ना, वो एचटीपी पे है भाई मेरे, वो एचटीपी पे बोला गया है। लेकिन एचटीपी वाली बात करते हैं तो 1 मोल में यहाँ पे ये सॉलिड में है, तो इसका ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा, वॉल्यूम थोड़ी नहीं आएगा ना CaCO3 का। भाई मुझे इससे मतलब थोड़ी नहीं है, इसे कैंसिल कर दो, इससे मतलब नहीं, इसे छोड़ दो। सिर्फ बात करी जा रही है क्वेश्चन के अंदर CaCO3 और CO2 के बारे में, बस वही फोकस करो। मतलब इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, मतलब मैं सीधा बोल सकता हूँ कि 1 मोल अगर मैं CaCO3 को हीट कर रहा हूँ तो आपका 1 मोल आपका CO2 प्रोड्यूस होगा। अब 1 मोल CO2 में कितना गैस, कितना वॉल्यूम, कितना लीटर? तो बेटा आंसर पता है 22.4 लीटर, सभी को पता है 22.4 लीटर ही प्रोड्यूस होगा। अब इसका मैं यहाँ से ml थोड़ी निकालूंगा, CaCO3 इज सॉलिड, तो मतलब बेटा ग्राम, तो ग्राम कितना? 100 ग्राम। अरे मॉलिक्यूलर वेट ना बेटा, मोल तो सामने है ना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई ग्राम तो निकालना है 4.48, अब सही आंसर बैठा है वो, बिल्कुल से आपने वही गलती करी थी, कहीं ना कहीं गलती करी है। तो भाई अरे इसके 1 मोल मतलब CaCO3 इज सॉलिड, सॉलिड का मतलब मुझे ग्राम निकालना है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है बताओ मुझे? वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बेटा कितना है? 100, एन नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था? 1, तो 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेट आ जाएगा, तो वही तो लिख दिया मैंने, कोई कंफ्यूजन? तो मैं क्या करूं यार, विद इन सेकंड आंसर बनने वाला था कि 100 ग्राम, जब मैंने 100 ग्राम CaCO3 को हीटअप किया तो कितना लीटर मिला था? सीधा कॉमन सेंस लगाओ, 22.4 लीटर ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस। अगर मैं वन में करूंगा तो 22.4 डिवाइड बाई कितना? 100 लीटर CO2 प्रोड्यूस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में पूछा गया 20 ग्राम के अंदर, तो 20 ग्राम में कितना होगा? 22.4, सीधा यार था, 22.4 डिवाइड बाई 100 इंटू 20, राइट? बस यार जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन करनी थी, तो 4.48 लीटर आंसर आना चाहिए था। कितने बच्चों का आंसर 4.48 लीटर आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, यहाँ पे निकालना है। हाउ मैनी हाउ मैनी ईयर्स हाउ मैनी ईयर्स it would takes to spend 1 mole of rupees 1 mole of rupees at the rate of 10 lakh per second। समझो क्वेश्चन कितना मजेदार है भाई, ठीक है? अभी ध्यान से क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन में हाउ मेनी इयर्स इट वुड टेक्स टू स्पेंड 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बच्चों आपसे जो ऑप्शन है वो ईयर्स पूछी गई है, और यहाँ पे सेकेंड के हिसाब से बात करी जा रही है कि अगर मैं यहाँ पे 10 लाख पर सेकंड, एक सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करूंगा, इस रेट से खर्च करूंगा, तो 1 मोल रुपए खर्च करने में कितने साल लगेंगे मुझे? क्वेश्चन आ गया समझ में? चलो ट्राई करो फटाफट से, आंसर अभी आ गया है। यस खादिजा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ना? ओके, क्योंकि मैं ऑप्शन यहाँ से चेक चेक कर रहा हूँ, तो उसमें देखते हैं। तो पहला बच्चों यहाँ से हम समझेंगे कि क्वेश्चन में 10 लाख दे रखा है। लाख मतलब क्या? 10 की पावर 6, राइट? करेक्ट है ना? 10 की पावर 6 रुपीज आर स्पेंड, सीधा लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, कितने टाइम में? कितने टाइम में? इन 1 सेकेंड, बस। तो 1 रुपीज सीधा सा है, कितने में? 1/10 की पावर 6, व्हाट इज दिस? दिस इज दी सेकेंड, करेक्ट? और निकालना है मुझे एन ए, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है? ये तो रुपीज है हमारे, कितने रुपीज? तो सीधा है 1/10 की पावर 6 इंटू, राउंड ऑफ करो, 6 इंटू 10 की पावर 23, ये सेकंड होगा, करेक्ट? यहाँ तक कितने लोगों ने निकाला, पहले बताओ, यहाँ तक कितने लोगों ने निकाला है? ये डाटा कितने लोगों का मैच किया? परफेक्ट, सही मेरा आपका मैच किया है, बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल मैच किया है। 1.9, ओके, 1.9 इंटू 10 पावर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस।
अब इसको कुछ नहीं है यार, अब इसको सीधा सा क्या करना है, राहुल आपका भी आया बिल्कुल सही। अब सेकंड आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन को आपको ईयर्स में दे रखा है, ठीक है, तो इसमें इसमें आप सेकंड्स को ईयर में चेंज कर लो। लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखा है उसमें पहला ऑप्शन में आपको बताऊं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2 × 10⁸ पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 5 × 5 × 10⁹ ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको बताना है, यहाँ पे दे रखा है 7 × 10⁻12 ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 2 × 10⁹ कौन सा ऑप्शन आएगा? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आया होगा, सभी का फोर्थ ऑप्शन आया होगा, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, जल्दी से करके दिखाना। क्वेश्चन आपका है, बताना है चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन, चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ N-3, ठीक है। ये नाइट्राइड है, सभी को पता है बेटा, नाइट्राइड, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज, दिस इज नाइट्राइड आयन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऊपर तो आईडी लगता है, नाइट्राइड आयन, ठीक है। हाँ, अब ये तो आपको पता है। तो चार्ज बताना है 1 ग्राम आयंस ऑफ N-3, कितना होगा? जल्दी से आंसर कर दो कोई मुझे, कितना होगा? यस, देखो यहाँ पे आपकी रिएक्शन रिएक्शन ये N-3 बना कैसे होगा वो समझो। सिंपल नाइट्रोजन एटम होगा, बताओ बच्चों, सिंपल नाइट्रोजन एटम होगा, इसका साथ हुआ क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन जोड़े गए होंगे और ये कन्वर्ट हो गया N-3 के अंदर स्टेबिलिटी गेन करके, ठीक है, हो गया। अच्छा, अभी इसके बारे में पूछा गया है भाई, रिएक्शन बैलेंस की बात करूं तो वो तो बराबर ही सब कुछ बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। अभी है क्या इधर, देखो मैं स्टोइचोमेट्री से बात करूंगा, नाइट्रॉन कितना है 1 कोएफिशिएंट, इसकी स्टोइचोमेट्री कितने इलेक्ट्रॉन्स की स्टोइचोमेट्री बेटा 3, दिख रहा है ना, और यहाँ स्टोइचोमेट्री कितनी है 1, बस रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस पूरी दिख रही है। मैं स्टोइचोमेट्री बात कर रहा हूँ, 1 बेटा किसका है, नाइट्रोजन का। मैं बोल सकता हूँ ना कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन is reacted with 3 moles of electrons, then formation of 1 mole of nitride ion, करेक्ट। मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, बिल्कुल। तो भाई ये बन इसके बारे में पूछा गया है और यहाँ पे नाइट्रोजन आपको बन दे रखा है, तो मतलब कोई इश्यू नहीं है, सीधा सॉल्व कर लेंगे भाई। 3 × F कर सकते हैं सीधा हम लोग, बताओ बच्चों 3 × F क्यों? बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड हो रहे हैं ना उसके पास, तो उन्हीं के बारे में बात की जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन है कि इसमें चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट N × F होता है ना, क्वांटाइजेशन चार्ज पड़ा होगा ना, तो इसमें सीधा N × F, N कितना है 3 ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 3 × F, 3 × F का मतलब बेटा F की वैल्यू कितनी होती है 96500, ये तो होती है सीधी, मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो कूलम में आ जाएगा, अब चेक करके देख लें, ठीक है। तो लगभग आपका ये फेराडे, दिस इज 1 फेराडे। 1 फेराडे का मतलब बेटा मैं बताऊं, 1 फेराडे का मतलब देखो ये होता है खाते सा, यस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुना ध्यान से, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, जितना चार्ज होता है 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है, दिस नंबर इज कॉल्ड 1 फेराडे। वही 1 फेराडे होता है जिसकी वैल्यू बच्चों आती है 96500। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत तगड़ा यूज है, वहां पे फेराडे के लॉज हैं, फर्स्ट लॉ है एंड सेकंड लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो दोनों लॉज पे आपका सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पे, बिल्कुल हो, ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, आपने सही निकाला आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। देखो 1 फेराडे का मीन मैंने बताया अभी आपको कि 1 मोल हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास कितना चार्ज है वो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 मोल। देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो फिर चार्ज कितना होगा बताओ मुझे, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा बताओ जल्दी से, किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 1 मोल में जितनी वैल्यू होती है कितनी, 6.022 × 10⁻23, राइट, मल्टीप्लाई कर लेना, समथिंग वैल्यू आपके 96500 में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल यही होती है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, फ्राइडेज लॉ जाता है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे इसके बहुत यूज है, जहाँ पे एक इक्वेशन आती है, मैं छोटी सी इक्वेशन बता देता हूँ आपको, वहां पे इस तरीके से आता है, अगर क्वेश्चन के अंदर वहां पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगता है और उसके बेस पे हम सॉल्व करते हैं कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे, बस ये सॉल्व करना होता है इसी के बेस पे।
फ्राइडे के डिफरेंट यहाँ पे होते हैं 2/96500, एक ये बनता है फॉर्मूला इसका, ठीक है 96500। दूसरा फॉर्मूला इसका बनता है क्यू मतलब आई इंटू टी हो जाएगा, राइट, आई इंटू टी डिवाइड बाई 96500, ठीक है इस तरीके से। फिर अगर परसेंटेज चार्ज एफिशिएंसी या करंट एफिशिएंसी आता है तो फिर हम उसमें करते हैं, उसमें परसेंटेज वगैरह लेते हैं, उस पर सॉल्व करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले होते हैं जिसमें हम सॉल्व करते हैं, पहला ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, फिर इसमें एक बैलेंस फैक्टर वाला आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व होते हैं। फ्राइडे सेकंड लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है, बताएंगे उसके ऊपर। अभी यहाँ देखो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे डेंसिटी, ध्यान दो ध्यान से, डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस, डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस इज दे रखी है 0.1784 ग्राम पर लीटर, ठीक है, एट एसटीपी, देन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट, देन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आपको गैस का निकालना है। क्वेश्चन में एक बार फिर से रीड करता हूं, समझाता हूं आपको। देखो बेटा क्वेश्चन में है डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस इज, डेंसिटी दे रखी है 0.1784 ग्राम पर लीटर एट एसटीपी डिफाइन है। आप दैट एसटीपी है तो आपको पता है यहाँ पे आपको वॉल्यूम वगैरह के लिए 22.4 वगैरह आपको यहाँ पे यूज कर, लीटर का आप यूज करोगे। देन डिटरमाइन, बिकॉज यहाँ गैस है तो वॉल्यूम का यूज करना सकता है फॉर्मूले का। देन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना होगा बताओ? 4। यस 4, बिल्कुल इजी था यार, बिल्कुल इजी था। कितने बच्चों का 4 आंसर है? रेज योर हैंड्स प्लीज। 4 कितने बच्चों का आंसर है? कितने बच्चों का आंसर है भाई? मास पता है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अरे यही तो पहले बात करें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। यस, बहुत सारे बच्चों का आ गया, खातिजा का भी आ गया, फिर सभी का आ गया, बिल्कुल। तो मास कितना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर लो मैं सीधा 1 मोल के लिए। 1 मोल को बेटा मैं कितना लिख सकता हूँ? 22 पॉइंट लीटर ना। अरे भाई समझ में आ रहा है? इधर मैं क्या करूंगा बताओ? 22.4 लीटर इंटू 0.1784 जो रखा है डेंसिटी, ठीक है। यस, लीटर तो फिनिश हो जाएगा, यहाँ लीटर होगा ना, ये लीटर दे रखा है कितना ग्राम पर लीटर, तो लीटर से लीटर उड़ा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी लीटर, ये कैंसिल हो गया ना अभी। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपको कितना बचेगा? सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। बस इसको सॉल्व कर लेना, 4 ग्राम इज द आंसर। और 4 ग्राम दिस इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट। अगर ये मॉलिक्यूलर वेट है तो आपको आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सी गैस? अननोन गैस, मे बी हीलियम, मे बी हीलियम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अननोन गैस कौन सी हो सकती है आपकी? मे बी हीलियम। अगर पूछेगा तो आपको यहाँ पे टिक करना है। समझ में आ गया सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान से सॉल्व करना। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 या मैं इसको कर लेता हूं 56 EMU ऑफ नाइट्रोजन। सॉल्व करो इसे। क्वेश्चन आपको बहुत इजी दिया है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बस ध्यान से सॉल्व करना, मैं आपको हिंट कर दिया पहले। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 56 EMU ऑफ नाइट्रोजन, और बाकी आपका क्वेश्चन मार्क। EMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन इजी था बच्चों, EMU को पहले मीन समझ लो, जिन बच्चों ने किया है बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। EMU का मीन क्या होता है? EMU का मीन बेटा 1/Na। अरे याद करो, पढ़ाया था ना मैंने, जब स्टार्टिंग लेक्चर किया था तभी पढ़ाया था। 1 AMU, EMU मतलब 1/Na को EMU बोलते हैं ना, सभी को पता है कि नहीं? पहले ये बताओ, हो गया ना? तो मैं, हाँ बिल्कुल सही, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na, और ये ग्राम, परफेक्ट। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ मैं इसी टर्म को लेके आया हूं, तो मैं लिख सकता हूँ 56 AMU दे रखा है क्वेश्चन में, 56 AMU इज इक्वल टू, अब यहाँ से 1 AMU था तो आपका यहाँ से 1 AMU का मतलब 1/Na, तो यहाँ 56 AMU का मतलब 56 डिवाइड बाई, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? 56 डिवाइड बाई Na लिख सकता हूँ मैं। अरे भाई इसी टर्म को तो लिख रहा हूँ मेरे भाई, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें, जल्दी से बताओ मुझे भाई। 1 AMU का मीन लिख रहा हूं मैं, 1 AMU का मीन 1/Na होता है, समझ में आना चाहिए, राइट। तो 56 AMU का मीन क्या होगा?
बताओ बच्चों, अरे 56 इंटू 1/n है, 1/n का मतलब एएमयू। अरे इतनी बात तो समझ में आती है ना सभी को, जल्दी से बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 56 डिवाइड बाई एन है, अभी ग्राम हो गया है, अभी ग्राम में आ गया है। तो 56 डिवाइड बाई एन है, दिस इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ ग्राम। परफेक्ट, समझ में आ रहा है। बस यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। भाई साहब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 14 ग्राम में, यस 14 ग्राम में डिफाइन कर लें। तो 14 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, एन एटम्स होते हैं। भाई 40 में यहाँ पे बता देता हूँ, देख लो इजी है क्वेश्चन, नाइट्रोजन के बारे में ही पूछा है उसने सिर्फ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि बच्चों 14 ग्राम में मुझे बताओ यहाँ पे कितने एटम्स होंगे, एन एटम्स होंगे। अरे किसके, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के 14 ग्राम मास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 14 ग्राम में कितना, एन एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो भाई 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, सीधा तो था एन डिवाइड बाई 14 एटम ऑफ नाइट्रोजन। और लास्ट में बड़ा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो 56 डिवाइड बाई एन में तो निकालना है अपन को, बस सॉल्व कर लो। तो ये यहां से हो जाएगा आपका कितना, ऊपर एन ए डिवाइड बाई 14 इंटू 56 डिवाइड बाई एन ए कैंसिल हो गया, और बचा आपका 56 ऊपर 14 नीचे। यार सिंपल कैंसिल कर लो, आंसर हो गया 4। कितने बच्चों को समझ में आया, 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन। 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल इजी स्टेप से बता दिया मैंने, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था 1/n, उसी से हेल्प ले लिया और पूरा सॉल्व कर दिया। एमयू का मतलब, पहले 56 एमयू फंस गए होंगे बहुत सारे बच्चे, तो यही ये क्या दे दिया, अरे भाई एमयू का मतलब 1/n होता है, 1 डिवाइड बाई एन, करेक्ट। अब 56 एमयू का मतलब 56 डिवाइड बाई एन, ग्राम आ गया ना। बस भाई 14 ग्राम में कितना, एन पार्टिकल्स। फिर एन में कितना, फिर 1 में कितना, एन बाई 14, तो 56 बाई एन में कितना हो गया आंसर। समझ में आ गया सभी को, बस लिखने का तरीका है मेरे भाई, और कुछ भी ऐसा नहीं था यहाँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप लोग सभी लोग कोशिश करना, ट्राई करना। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है टू एलिमेंट्स, लॉजिक बैठेगा बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। 2 एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। एक कंपाउंड है x/2 और सेकेंड कंपाउंड है x2/3, ठीक है। ये 2 कंपाउंड है। देन मैं बोल रहा हूं वेट ऑफ 0.05, ठीक है, मोल्स, 0.05 मोल्स ऑफ x/2, ठीक है, इज 5 ग्राम, एंड weight of 3.01 into 10 की पावर 23 molecules of x2/3 is 85 gram. Then find out the atomic mass ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का एटॉमिक वेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो मैं एक बारी क्वेश्चन को फिर से रीड करता हूँ। यस बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्राई करो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लैंग्वेज ज्यादा है उससे मतलब, लेकिन क्वेश्चन का डाटा आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में है 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट है बच्चों, एक एक्स है एक वाई है, 2 एलिमेंट एक्स वाई, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। बिल्कुल सही, कंबाइन कर दो यार, बनेंगे प्रोडक्ट। तो बन गए 2 प्रोडक्ट, एक बन गया आपका x/2, एक बन गया x2/3, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें बोला गया है x/2 एंड x2/3, फिर इसने बोला है वेट ऑफ यहाँ फुल स्टॉप है, फर्स्ट यहाँ फुल स्टॉप है, वेट ऑफ 0. उस लाइन को इस लाइन में मत जोड़ देना। वेट ऑफ 0.05 मोल्स ऑफ x/2 इज 5 ग्राम। जो x/2 कंपाउंड था ना, उसके 0.05 मोल का वेट कितना है बच्चों, 5 ग्राम है, राइट। फिर सेकंड बोला है कि वेट ऑफ 3.01 into 10⁻23, ये मॉलिक्यूल्स इसने फिर बोला है x2/3 के, उसका अमाउंट कितना 85 ग्राम है जब वेट किया गया। तो फिर इसी पूरे डाटा के बेस पे आपको निकालना है आपका एटॉमिक मास ऑफ x/y क्या हो। समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर हो। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको फर्स्ट कंपाउंड x/2, तो x/2 का मॉलिक्यूलर वेट ओम ने निकाला, यहाँ इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। हाँ बिल्कुल सही है, ओम ने निकाला x = 40, यस डेफिनेटली परफेक्ट। बाई की वैल्यू 30, ग्रेट।
बहुत ही सही आंसर निकाला। मैं बाकी बच्चों को भी हेल्प करता हूँ, बिल्कुल। देखो यार, यहाँ पे आपको कंपाउंड दे रखे, तो x/2, दूसरा है x2/3। तो x/2 का मॉलिक्यूलर वेट बताओ मुझे कैसे निकलेगा। x/2 का मॉलिक्यूलर वेट, भाई ग्राम दे रखा है, आप मुझे बताओ। यहाँ पे मोल्स दे रखा है, ये देखो इसके मोल्स दे रखे हैं, मोल्स का इसका ग्राम दे रखा है। तो कितना इजी है भाई, मोल्स भी दे रखा है, ग्राम दे रखा है, तो मोल्स इक्वल टू ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में जो मॉलिक्यूलर वेट अपन निकाल लेंगे वो x/2 का बिल्कुल इजी आ जाएगा। कितना आएगा, 5 डिवाइड बाई 0.05, डेसिमल बाहर निकालो, 100 के समथिंग आंसर आ जाएगा। ये बताओ x/2 का जो मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना, 100 ग्राम आ गया, सभी को समझ में आ गया। सेकेंड केस समझ लो, x2/3 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट सीधा लिख दो बच्चों, कितना कितना लगेंगे बताओ। पार्टिकल्स गिवन है बच्चों, आपको यहाँ पे पार्टिकल्स गिवन है, तो एवोगाड्रो नंबर की हेल्प ली जाएगी ना। तो कौन सा फॉर्मूला, मोल्स भी आपको यहाँ पे इतने पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो भाई हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालूं। तो सीधा है यार बच्चों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऊपर देखो यहाँ पे 85 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऊपर पहुंचेगा, डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा 3.01, जो दे रखा है पार्टिकल्स 10⁻23, बस इसको लेके सॉल्व कर लेना। तो इसका डाटा आ जाएगा आपका 170 ग्राम के अराउंड। समझ में आ रहा है। फर्स्ट केस में क्या गिवन है, मोल्स गिवन है, ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। सेकंड केस में मॉलिक्यूल्स गिवन है, ग्राम गिवन है। समझ में आ रहा है। तो वहां से हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, मोल्स इक्वल टू ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड में तो कहीं ग्राम गिवन है क्या, सेकंड में ग्राम है 85, बिल्कुल उसका फॉलो करेंगे बिकॉज मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला कौन सा, ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल सही, 85 डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा उसका, ठीक है। इधर आ जाओ जरा, फिर यहाँ पे दूसरे में क्या, पार्टिकल्स एन डिवाइड बाई एन है, बस दो को उठाओ, मॉलिक्यूलर वेट चिपका दो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आ गया 170। अब क्या, अब तो यार कुछ करना ही नहीं था, अब तो सीधा सा आंसर था कि मान लो, चलो एटॉमिक मास मान लेते हैं कि जो एक्स है उसका एटॉमिक मास कुछ भी मान लो आप, स्मॉल एक्स मान लो, जो आपका कैपिटल बाई है जो एलिमेंट, उसका एटॉमिक वेट मान लो आप स्मॉल बाई है, बस सॉल्व कर लो। तो पहले के मॉलिक्यूलर वेट क्या था, x/2 था ना, इस तरीके से लिखा गया था। तो मैं इसको कैसे लिखूं बताओ, इसको मैं एक्सपेंड कैसे करूं मॉलिक्यूलर फॉर्म वेट निकालने के लिए। तो कैसे करें बेटा, x + 2 × y, और उसका मास निकाला था हम लोगों ने कितना बताओ, पहले का मास कितना था 100, हो गया ना फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें बेटा, मॉलिक्यूलर वेट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। सेकंड में था x2/3, परफेक्ट। इसको जरा सॉल्व करो तो कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट भाई, अरे CO2 कैसे निकालते हैं, कार्बन कार्बन का लिखते हैं, +2 × ऑक्सीजन का लिखते हैं, वही। तो फिर 2 × x प्लस ये हो गया 3 × y इक्वल टू वैल्यू थी आपकी 170, बस इनको किसी एक को मैच करा लो, ऊपर कर लो 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर 2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देना, तो ऊपर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 4y, ये हो जाएगा 200, ठीक है। और फिर सब्ट्रैक्शन कर देना, ये तो समझ में आता है, डाटा बिल्कुल सिंपल है। सब्ट्रैक्शन कर दो, सब्ट्रैक्शन करने से साइन आपके चेंज हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लो, ऊपर प्लस दिख रहा है नीचे माइनस दिख रहा है, तो यहाँ से भाई मिल जाएगा। बाकी अब ऊपर जाके क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, 200 - 170, मुझे बताओ आंसर कितना आएगा, बाई की वैल्यू 30 आ गई ना, बताओ बेटा, आ गया ना 30 सीधा। अगर इसका 30 आ गया, इस बाई की वैल्यू उठाओ, किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40, ये तो निकलना था। तो ये आपका आंसर हो गया, कितना इजी था बताओ, सिंपल क्वेश्चन था। यस, सभी को समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दो मुझे, रेज योर हैंड्स प्लीज, सभी बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। अथर्व, यस, आविष्कार, दीप्ति, दिव्या, श्रेयस, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम +2, इसमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉल्व करो इसे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं मैग्नीशियम +2 के अंदर, जिसका वेट दे रखा है 4.8, सॉल्व करो इसका क्या आंसर होगा। श्रेयस, यस करेक्ट, मेथड करेक्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, देखो चेक करना। सबसे पहले ग्राम के बिना बच्चों, तो मोल्स निकाल लो यहाँ से,
ठीक है, मोल सीधा निकालो 2.8 डिवाइड बाई 24, ठीक है, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा आंसर 0.2 समथिंग, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं, इजी है। तो मैग्नीशियम जो +2 आयन है, ठीक है, जो कैटायन है उसमें कितना बेटा 0.2 इंटू एन लिख सकते हैं, हम लोग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, 0.2 इंटू एन लिख सकते हैं। और मुझे बताओ 1 Na की बात करेंगे तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर, 1 Na का मतलब बताओ बेटा, 1 Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं मैं, कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो फिर 0.2 Na में कितना कितना 0.2 Na इंटू कितना हो जाएगा 0.2 Na इंटू 10, इसको सॉल्व कर लो तो 2 Na आ जाएगा सीधा, 2 Na इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 2 Na इलेक्ट्रॉन्स हुआ कि नहीं हुआ। अभी प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स की बात करते हैं ना, नंबर इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ गई वो 2 Na इलेक्ट्रॉन्स आ चुकी है, किसी कोई दिक्कत नहीं। 2 Na इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों का आंसर 2 Na इलेक्ट्रॉन्स आया था, 2 Na इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे बच्चों का आया है 2 Na इलेक्ट्रॉन्स। भाई 0.2 इंटू 10 ही तो करना पड़ेगा ना मुझे, करेक्ट है ना, ओके ठीक। अगर इसमें प्रोटॉन पूछता है तो कितना आएगा, प्रोटॉन पूछता है तो कितना आएगा 12 सर। इलेक्ट्रॉन उसके एक सेकंड, हाँ बोलो बोलो बोलो। उधर उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है ना कितने, तो उसमें प्रेजेंट हुए, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उससे इंटू भी तो करना पड़ेगा ना। नहीं, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 4 देखो, नहीं 4.8 जो वेट दे रखा है ना, आपसे नंबर्स पूछा है, तो ग्राम डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n है, यही ना आपने ऐसे किया होगा ना सॉल्व। ग्राम कितना दे रखा है 4.8, n यस आपने सर। इधर लिखे हो गए, तो 4.8 इंटू n है। यहाँ पे एक सेकंड कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, बस सेकंड। मोल्स तो ठीक है 0.2 मैंने यहाँ से चलो इसको सॉल्व भी कर लिया, कोई इशू नहीं है सीधा। ये कितना है 4.8 ही है ना 24, ठीक है 0.2, ठीक 0.2 मगर मैं यहाँ पे इंटू एन कर लूंगा तो एन की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू एन है, एन इज द नंबर, यही तो होगा ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मुझे बताओ, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैग्नीशियम +2 है, कितने 10। इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 10। 10 होंगे, बिल्कुल सही। तो फिर हम यहाँ पे और क्या करेंगे भाई, 10 का मल्टीप्लिकेशन तो होगा ना सीधा, यस सर। 10 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा 0.2 इंटू एन के साथ, आप ऐसे भी सॉल्व कर लो इक्वेशन से भी सीधा, मैं लॉजिक से सॉल्व कर रहा हूँ। 4.8 आपको ग्राम के बिना, राइट, 4.8 डिवाइड बाई 24 या 24 आ जाएगा, सॉल्व करो 0.2 इंटू एन हो जाएगा, एन की वैल्यू 0.2 इंटू एन आ जाएगी सीधी, ठीक है। और 0.2 इंटू एन में इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई सीधा कर लो, सीधा करेंगे तो आपका कितना कितना इलेक्ट्रॉन्स है आपका 10 इंटू 0.2, तो कितना आंसर होगा, आप 4 बोले हो ना, थोड़ा क्लियर करो मुझे। नहीं सर, डाउट क्लियर हो गया अभी। हो गया ना, हाँ हाँ वही वही बिल्कुल बिल्कुल, हमने हमने देखो हमने फॉर्मूला बेस भी बताया और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेस भी बताया, दोनों तरीके से बता रहा हूँ, फॉर्मूले से कर लो चाहे कॉन्सेप्ट से कर लो, बातों पर। मैं पूछूं प्रोटॉन कितना आएगा बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में प्रोटॉन कितने आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक क्वेश्चन और पूछ लिया मैंने, चलो प्रोटॉन्स 10 कितने के होंगे, 10 के अलावा 12 से इंटू करना पड़ेगा बस। बस यार 12 इंटू 0.2 हो गया आंसर, 12 इंटू 0.2, तो प्रोटॉन थोड़ी निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही आते जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे हैं यहाँ से, तो प्रोटॉन तो नहीं, प्रोटॉन तो 12 भी रहेंगे ऑलरेडी, बिल्कुल 12 इंटू 0.2 2.4 इंटू एन आपके प्रोटॉन्स हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो